हेलो एवरीवन। यह कोर्स इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की लेक्चर सीरीज़ है। यह कोर्स डॉक्टर APJ कलाम यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। इस लेक्चर सीरीज़ में हम AKTU के सिलेबस पर आधारित टॉपिक्स कवर करेंगे। हर लेक्चर के अंत में कुछ सवाल दिए जाएंगे जिनके जवाब अगले लेक्चर के पहले स्लाइड पर आपको मिलेंगे। हम शुरू करते हैं यूनिट 1 से, जिसमें सेमीकंडक्टर फिज़िक्स की कुछ शुरुआती बातों की जानकारी दी जाएगी। पहला टॉपिक जो लेक्चर 1 में लिया जाएगा वो है फिज़िक्स का एक विषय जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की मूवमेंट्स और मैटर के बिहेवियर के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। इन सबको मैथ्स की मदद से कैसे जाना जाता है यह हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में समझकर पता लगा सकते हैं। इस कोर्स के बारे में सिर्फ इतना जानना काफ़ी नहीं होगा कि क्या ये सिर्फ मॉडर्न फिज़िक्स का ज़रूरी विषय है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और सेमीकंडक्टर्स को समझने में इसे कैसे उपयोग में लाया जाता है। तो शुरू करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स को पुरानी क्लासिकल मैकेनिक्स से कंपेयर करके, जिसमें हमें न्यूटन ने कुछ लॉज सिखाए थे। न्यूटन के लॉज जैसे हम किसी गेंद को किसी हाइट तक उछालने के लिए कितनी ताकत या फोर्स लगाते हैं, इस तरह की सिचुएशंस का एग्जैक्ट एनालिसिस इक्वेशन में दिया था। लेकिन फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स आदि न्यूटन के इन लॉज को एनालाइज करके बिल्कुल भी उनकी मूवमेंट को पता नहीं लगाया जाता। इनकी मूवमेंट बॉल उछालने जैसी नहीं होती है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। कोई फोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि किस डायरेक्शन में किस तरह पोजीशन या अपनी जगह बदलता है, यह पूरी तरह बता पाना आज तक फिज़िक्स या साइंस के बस के बात नहीं है, बल्कि इन बातों को केवल अनुमान में लाया जाता है, इनका केवल अनुमान लगाया जाता है, जिन्हें हम इनकी प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसके लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स का प्रयोग करते हैं, उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब वह फिज़िक्स जो न्यूटन के 3 लॉज पर आधारित है। पहला लॉ यह कहता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर ठहरा हुआ है या किसी एक स्पीड पर चल रहा है तो वह ठहरा ही रहता है या उसी स्पीड पर चलता ही रहता है तब तक जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाई जाती। दूसरा न्यूटन का लॉ कहता है कि अगर कोई फोर्स ऑब्जेक्ट पर लगाई जाती है तो वह उसकी स्पीड जिस पर वो पहले से चल रहा था उसे बदल देती है। स्पीड में वक्त के साथ कितना बदलाव आता है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे कार के एक्सेलरेटर का नाम भी इसी पर पड़ा है, जिसे दबाने से स्पीड बढ़ने लगती है और छोड़ने से कम होने लगती है। यह फोर्स एक्सेलरेशन के लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन इनके साथ ऑब्जेक्ट का मास यानी भार कितना है इस पर भी निर्भर करता है कि कितनी एक्सेलरेशन देने के लिए, मतलब स्पीड चेंज करने के लिए कितनी फोर्स लगानी चाहिए। तीसरा लॉ कहता है कि जब तक एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर उतनी ही फोर्स लगा देता है। इसे शॉर्ट में एक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है। ये दोनों फोर्सेस बिल्कुल बराबर होती हैं, लेकिन इनकी दिशाएं यानी डायरेक्शंस उल्टी या ऑपोजिट होती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स न्यूटन के इन तीनों लॉज का पालन नहीं करती। दूसरा पॉइंट है कि क्लासिकल मैकेनिक्स यानी न्यूटन के लॉज किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्थिति के बारे में पूरी तरह जानकारी दे सकते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स बहुत मैथ्स को इस्तेमाल करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स आदि की स्थिति या पोजीशन का केवल अनुमान या अंदाज़ा ही लगा सकती है। मैटर हम अपनी धरती पर पाए जाने वाले किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को कह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर एटम से बना होता है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आदि होते हैं।
दो मशहूर एक्सपेरिमेंट साफ तौर पर यह साबित करते हैं कि हर मैटर सिर्फ किसी पार्टिकल्स की तरह ही नहीं बल्कि वेव या तरंगों की तरह भी चलता है। जिस मैटर का मास अधिक होता है उसका तरंगों की तरह चलना बहुत कम दिखाई दे पाता है, जैसे कि बॉल, लेकिन जिसका भार बहुत कम होता है जैसे इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, रोशनी के अणु या एटम्स, ये सब साफ तौर पर तरंगों यानी वेव्स की तरह घूमते हुए महसूस किए जा सकते हैं। यंग के दो छेदों यानी डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ कि तरंगों की तरह इलेक्ट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स कैसे चलते हैं, और आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देने वाले प्रयोग या एक्सपेरिमेंट से यह साबित हुआ कि मैटर पार्टिकल की तरह कैसे बिहेव करता है। अब हम यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। यंग एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने फोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन गन जैसी चीज़ के ज़रिए एक शीट जिसमें दो छेद थे, डबल स्लिट, उस पे फेंका। उसके सामने एक स्क्रीन लगा हुआ था। अगर हम फोटॉन्स का अनुमान लगाएं तो हमें लगेगा कि इन छेदों से रोशनी अंदर जाएगी और स्क्रीन पे इन छेदों के सामने ये रोशनी दिखनी चाहिए और बाकी जगह अंधेरा दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस एक्सपेरिमेंट में यंग ने पाया कि स्क्रीन पर एक सफ़ेद और एक काली धारी का पैटर्न नजर आया, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न जैसे हम पानी में पत्थर या बॉल मारने पर वेव्स का महसूस करते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन्स आदि अनेक चीज़ों पर प्रयोग करके यह अनुमान लगाया गया कि मैटर वेव्स या तरंगों की तरह बिहेव करता है, वैसे ही चलता है, यानी मैटर पार्टिकल और वेव्स दोनों की तरह मूवमेंट कर सकता है। आइंस्टाइन स्विट्जरलैंड में रहने वाले साइंटिस्ट थे जिन्हें हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। मैटर पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है जिसमें फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर भी शामिल है। उन्होंने अपने प्रयोग, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है, बताया। यह एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1905 में किया था। एक मेटल की शीट पर रोशनी की किरणों को फोकसिंग लेंस, प्रिज्म, मिरर आदि इस्तेमाल करके मेटल की शीट पर डाला गया और यह पाया गया कि इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। यह भी पाया गया कि ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ निश्चित एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ही निकलते हैं। जब तक यह फोकस्ड रोशनी की किरणें उतनी एनर्जी नहीं दे पाती, ये बाहर नहीं निकलते। इसी निश्चित एनर्जी का नाम आइंस्टाइन ने क्वांटम रखा था। इस प्रयोग में सोचा गया कि जितनी इंटेंसिटी मतलब रोशनी की क्वांटिटी बढ़ाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। फिर रोशनी के अलग अलग भागों को जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है उनका इस्तेमाल किया गया और यह पाया गया कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन मेटल शीट से बाहर आएगा भी कि नहीं। इस तरह आइंस्टाइन ने मैटर के पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब किया। ये आइंस्टाइन का प्रयोग कुछ बातें तो स्पष्ट कर पाया, लेकिन क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का न्यूटन के लॉज पर आधारित क्लासिकल मैकेनिक्स से कोई लेना देना था ही नहीं, इसलिए प्लैंक और आइंस्टाइन ने मिलकर फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आदि की वेव पार्टिकल थ्योरी प्रपोज की, जिसे सभी मैटर के लिए बाद में एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। यह आज की फिज़िक्स में ओल्ड क्वांटम थ्योरी के नाम से जानी जाती है, जिसे 1920 में बनाया गया था। इसमें बोर, जॉर्डन आदि अन्य इस ज़माने के साइंटिस्ट शामिल थे, लेकिन ये थ्योरी भी पूरी तरह से मैटर के बिहेवियर को डिस्क्राइब नहीं कर पाई। मॉडर्न फिज़िक्स में क्वांटम मैकेनिक्स के जन्म के साथ मैटर के असली बिहेवियर को मैथ्स के ज़रिए सही तरह से बताया जाता है। इस थ्योरी को बनाने का श्रेय दो प्रमुख साइंटिस्ट्स W. हाइजेनबर्ग और E. श्रोडिंगर को जाता है।
हाइजेनबर्ग ने मैथ्स के मैट्रिसेस सिस्टम्स का इस्तेमाल करके मैट्रिक्स मैकेनिक्स बनाई और श्रोडिंगर ने वेव मैकेनिक्स बनाई। अब एक बार फिर हम क्लासिकल मैकेनिक्स को कंपेयर करते हैं हाइजेनबर्ग की मैकेनिक्स से, ताकि हमें समझ में आ सके कि हाइजेनबर्ग किस तरह मैटर के बिहेवियर को मैट्रिक्स यूज़ करके मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर दिया करते थे। क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, मोमेंटम और एनर्जी को ऑब्जर्व करके लॉज बनाए गए थे। वहीं हाइजेनबर्ग की मैकेनिक्स में लाइट कैसे ऑब्जेक्ट या मैटर के एटम्स के साथ इंटरैक्ट करती है, इसको ऑब्जर्व करके इस बहुत सी जानकारी को मैट्रिक्स के रूप में लिखा गया। क्लासिकल मैकेनिक्स में यह पाया गया कि किसी सिस्टम की एनर्जी ऑब्जर्वेशन लेने से पहले उस वक्त के बाद से में एक जैसी रहती है वो एनर्जी या बदलती है, वह बदलती नहीं है। दूसरी ओर हाइजेनबर्ग की मैकेनिक्स में किसी सिस्टम की एनर्जी ऑब्जर्वेशन लेने से पहले उस वक्त और बाद में अलग अलग पाई जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि वह एक जैसी रहे, बल्कि वह एक जैसी पाई ही नहीं जाती। हाइजेनबर्ग ने जिस तरह मैट्रिसेस के ज़रिए क्वांटम मैकेनिक्स को मैथमेटिकली बताया, उसी तरह श्रोडिंगर ने इक्वेशंस के ज़रिए क्वांटम मैकेनिक्स को मैथमेटिकली मॉडल किया। क्वांटम मैकेनिक्स पूरी तरह इन दोनों डिस्क्रिप्शंस को मिला के बनती है। श्रोडिंगर ने किसी भी सिस्टम की स्टेट को एक ख़ास कॉम्प्लेक्स फंक्शन के थ्रू डिस्क्राइब किया, जैसा कि हम मैथ्स में रियल और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के बारे में जानते हैं। यह वेव फंक्शन जिसको ग्रीक सिंबल साई से डिपिक्ट किया गया, इसे श्रोडिंगर ने स्पेस और टाइम दोनों पर डिपेंड करने वाले कॉम्प्लेक्स फंक्शन साई एक्स वाई जेड टी का नाम दिया। उन कंडीशंस में जब वेव फंक्शन टाइम के साथ स्टेबल रहता है, मतलब बदलता नहीं है, तब इसे मैटर की वेव का प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इसे हम उस वेव के साइज के अनुमान जैसा समझ सकते हैं जिस वेव की हम बात कर रहे हैं, जो वेव मैटर की पोजीशन को बताती है। और जब वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई एस्टरिस्क लेकर इसको वेव फंक्शन के साथ गुणा किया जाता है, प्रोडक्ट लिया जाता है इसका, तो इसका रिजल्ट हमें एम्पलीट्यूड का स्क्वायर या वेव की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। यानी वेव के होने के चांस कितने घने हैं, ये अनुमान कितने आसपास है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि ये वेव के होने के चांस के बारे में हमको अनुमान देता है। जिस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स और हाइजेनबर्ग मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेबल्स थे, उसी तरह श्रोडिंगर ने भी इसी वेव फंक्शन के आधार पर ऑब्जर्वेबल्स का डेटा बनाया। किसी भी मैटर को वेव फंक्शंस की वैल्यूज़ को उसने हर्मिशियन मैट्रिसेस के रूप में रखा, ताकि मैथमेटिकली वो सिंपल हो, क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिसेस की आइगन वैल्यूज़ रियल होती हैं। हम सभी जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मैथमेटिक्स भी कॉम्प्लेक्स होती है, जबकि रियल नंबर्स की मैथमेटिक्स आसान होती है। ये हर्मिशियन मैट्रिसेस लीनियर वेक्टर स्पेस में ऑपरेटर्स के सेट की तरह देखे जा सकते हैं। वेव फंक्शन क्योंकि टाइम के साथ बदलते रहते हैं, तो इनकी डायनेमिक्स मतलब बदलाव को हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के ज़रिए मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी वेव फंक्शन के एक ऑब्जर्वेबल x की आइगन वैल्यूज़ को हम एक कॉलम मैट्रिक्स X, जो कि एक वेक्टर भी बनाया जा सकता है, उसमें रखते हैं और उसकी एवरेज वैल्यू को इस तरह X को ब्रैकेट में रख के इस सिंबल से दिखाया जा सकता है। इसी तरह अगर हम एक साथ दो ऑब्जर्वेबल्स को मेजर करेंगे तो पाएंगे कि वे कभी भी एक जैसी वैल्यूज़ नहीं देंगे, जबकि न्यूटन के लॉस पर आधारित क्लासिकल मैकेनिक्स में ये वैल्यूज़ हमेशा एक जैसी या सेम रहती हैं। इसी बात को हाइजेनबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या सिद्धांत के ज़रिए और स्पष्ट किया। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि अगर x और y दो ऑब्जर्वेबल्स हैं और x का वेरिएंस, जिसे हम डेल्टा x से दिखाते हैं, ये वेरिएंस मतलब समय और पोजीशन के साथ x का बदलाव है, तो उस वेरिएंस का स्क्वायर हमेशा
x के स्क्वायर करके उसकी एवरेज वैल्यू के को स्क्वायर करके उसके डिफरेंस से मिल जाएगा, और x और एवरेज वैल्यू के डिफरेंस का स्क्वायर करके भी मिल जाएगा। यदि x हमें मैटर की मुमकिन पोजीशंस की जानकारी देता है और px हमें मैटर की पोजीशंस के मोमेंटम या गति की जानकारी देता है, तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि x का वेरिएंस और px के वेरिएंस का गुणा या प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर या उससे बड़ा होगा। इस कांस्टेंट को क्रॉस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। ये गुणा इस क्रॉस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट के आधे से बड़ा या उसके बराबर होता है। क्रॉस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट दरअसल प्लैंक्स कांस्टेंट को 2 पाई से डिवाइड करके मिलता है। जब x के वेरिएंस और px के वेरिएंस का गुणा h क्रॉस प्लैंक्स कांस्टेंट के क्रॉस्ड कांस्टेंट को आधा के बिल्कुल बराबर पाया जाता है, ये गुणा h क्रॉस बाई 2 मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट क्रॉस किया हुआ उसका आधा करके उसके बराबर पाया जाता है, तो उसे हम मिनिमम अनसर्टेनिटी स्टेट कहते हैं। मतलब अनसर्टेनिटी किसी भी चीज़ के पाए जाने की जो क्षमता है वो जितनी कम हो जाती है, वो पाए जाने की क्षमता इसमें बढ़ जाएगी, क्योंकि ये मिनिमम अनसर्टेनिटी स्टेट है। इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण, अच्छा उदाहरण है जैसे आइडियल लेज़र लाइट्स जब एक साथ निकलती हैं तो वो इस स्टेट को शो करती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल क्वांटम इंफॉर्मेशन और कंप्यूटेशन जैसे रिसर्च सब्जेक्ट्स में किया जाता है। इसके अलावा टेलीपोर्टिंग भी क्वांटम लॉजिक गेट्स के ज़रिए करना शुरू किया जा चुका है, जिसमें क्वांटम स्टेट्स प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें हम लॉजिक गेट्स एंड और नॉट वगैरह की जगह क्वांटम लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करते हैं। x के वेरिएंस और px के वेरिएंस के गुणा कभी भी, प्रोडक्ट कभी भी 0 या 0 के बराबर नहीं होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में ये मुमकिन है। क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा कभी नहीं होता है। क्वांटम मैकेनिक्स पे और काम करने के लिए हमें मैथ्स के कुछ एरियाज का ग्रिप ग्रास्प चाहिए, उसको समझना है, जैसे लीनियर वेक्टर स्पेस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैट्रिक्स अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी।